महागठबंधन की बड़ी बैठक इसे लेकर हो रही है। बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। एआईएमआईएम ने बैठक से दूरी बनाई। ओवैसी के एक भी एमएलए इस बैठक में नहीं पहुंचे और आपको बता दें कि बीएसपी के विधायक ने भी इस बैठक से दूरी बनाई रखी है। एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं, बीएसपी के भी 1 विधायक हैं। बैठक में आरजेडी के उम्मीदवार अमरिंदर धारी सिंह भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को निर्देश दिया था। मतदान के दिन सभी दलों के विधायकों को पहुंचने का निर्देश दिया गया था और सभी विधायकों को समय से मतदान करने का निर्देश तेजस्वी यादव ने दिया था। किसी तरह की चूक ना हो ताकि वोट रद्द हो सके। तेजस्वी यादव ने बताया, राज्यसभा चुनाव में एक एक वोट कीमती है। एआईएमआईएम और बसपा के साथ आने के लिए तेजस्वी यादव बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर के ये मंथन चल रहा है। दरअसल राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है और न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, अब जब एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायकों ने दूरी बना ली तो वो जो जादुई आंकड़ा है, जो गणित है राज्यसभा का, वो कैसे अब तेजस्वी यादव कंप्लीट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा देर तक ये जो बैठक है वो चल रही है और महागठबंधन के बैठक में जो तमाम घटक दल हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बैठे हुए हैं और जो तेजस्वी यादव हैं लगातार उन्होंने कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में समय से तमाम जो लोग मतदान के दिन पहुंचे और खास करके वोटिंग जो है वो काफ़ी ढंग से होनी चाहिए, कोई वोट जो है वो रद्द नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एआईएम और बीएसपी के विधायक आने की बात थी वो कोई नहीं पहुंचा है और अख्तरुल इमाम ने जो एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें आमंत्रण दिया ही नहीं गया था इस बैठक में शामिल होने के लिए और अगर आमंत्रण मिलता भी तो वो बैठक में फिलहाल शामिल नहीं होते। तो जिस तरीके से जो जादुई आंकड़ा है 41 विधायकों का, उसमें कम से कम 6 विधायक जो है आरजेडी को कमी पड़ रही है, 5 विधायक एआईएम के और 1 बीएसपी अगर मिलती है तो जाकर के ये आंकड़ा पूरा होता है। लेकिन अब तेजस्वी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं क्योंकि अभी तक एआईएम ने कोई फैसला नहीं लिया है। बीएसपी के 1 विधायक है जो अगर आते तो माना जाता कि वो समर्थन में आए हैं, लेकिन तमाम लोगों ने दूरी बना ली है और ऐसे में वो आंकड़ा कैसे पूरा करेंगे ये मुश्किल भरा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर एनडीए को देखेंगे तो एनडीए के पास भी बहुमत नहीं है जो जादुई आंकड़ा करने के लिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 विधायकों की कमी है जबकि आरजेडी के पास 6 विधायकों की कमी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है या फिर अगर क्रॉस वोटिंग नहीं भी होती है और 3 से 4 विधायक अगर अनुपस्थित रहते हैं, उस दिन वोटिंग में नहीं पहुंचते हैं, तो एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको बहुमत जो है वो मिलेगा, वो जीत जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार रणनीति बनाने में लगे हैं और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव कल जो है वो ओवैसी से सीधी बातें जो है वो कर सकते हैं और उसके बाद ओवैसी फैसला लेंगे कि आरजेडी का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान उनको लेकर क्या अपडेट है? बीएसपी के विधायक आज की बैठक में नहीं पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी दूरी बना ली है। हालांकि बीएसपी के विधायक जो हैं उनका कहना है, जैसे एक ढंग से कहें ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली जब बात हुई तो उनका कहना है कि एनडीए से हम लोग दूरी बनाएंगे, लेकिन आज की बैठक में अगर नहीं पहुंचे हैं तो माना जा रहा है कि गठबंधन से भी वो दूरी बनाकर चल रहे हैं। ऐसे में सबसे मुश्किल ये आने वाली बात है कि ये 6 विधायक अगर कहाँ से आएंगे, ये कब समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि ओवैसी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने झटका दिया था जबकि वो 6 विधायक की सीट जो है वो मांग रहे थे विधानसभा में और गठबंधन में शामिल होने की बात कह रहे थे, लेकिन उन्हें शामिल नहीं होने दिया गया। ऐसे में एक मौका आया है एआईएम को लेने के लिए और वो आईना दिखा रही है। देखना होगा कि आने वाले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ओवैसी कोई फैसला लेते हैं या फिर आरजेडी को ऐसे ही हार का सामना करना पड़ता है। जी रवि, आज की इस बैठक को देखें तो निर्देश तो दिया ही गया है, क्या आगे तेजस्वी यादव इसको लेकर कुछ ब्रीफ भी करने वाले हैं, बताएंगे भी कि आखिर क्या कुछ बैठक में आज हुआ? देखिए, माना जा रहा है कि जब तेजस्वी के अभी जो चल रही जो बैठक है, जो ये
तेजस्वी का आवास है, एक पोलो रोड, और यहाँ पे बंद कमरे में लगभग 1.25 घंटे से ज़्यादा की बैठक चल रही है। थोड़ी देर के बाद ये जब बैठक खत्म होगी तो यहाँ से आरजेडी की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो आकर के बात रखेंगे कि इस बैठक में क्या हुआ और आगे की रणनीतियाँ जो हैं वो क्या है। हालांकि तेजस्वी यादव शायद बाइट नहीं देंगे, लेकिन उसके साथ आरजेडी की तरफ से कोई जरूर आएगा और पूरी बात को कहेगा कि आज की बैठक में क्या हुआ और आगे की आरजेडी की रणनीतियां जो हैं वो क्या हैं। जी, लेकिन नवीन, दो चुनौती तेजस्वी यादव के सामने अभी दिख रही है। एक तो है कि खुद के विधायकों को इंटैक्ट रखना और वो आंकड़ा जुटाना, समर्थन जुटाना, और दूसरी बात ये भी कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी उनसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं विपक्ष के जो उनके संपर्क में हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तो खुलकर कह रहे थे कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। देखिए, इसी बात का जो है आरजेडी को सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कि विधायकों की कमी जो है वो पूरी करनी है। अगर पूरी करते हैं तो सबसे मुश्किल बात है कि अगर एआईएम 5 विधायकों का अपना समर्थन दे भी देता है बीएसपी के साथ, तो क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है यहाँ सबसे बड़ा बना हुआ है, क्योंकि एनडीए की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि कई विधायक हैं, खास करके कांग्रेस की तरफ इशारा है कि कांग्रेस के जो कई विधायक हैं अभी जो खासकर आईपी गुप्ता को लेकर के 6 हो जाते हैं, तो वे 6 विधायक में 2-3 विधायक ऐसे हैं जो अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं या गैर मौजूद रहते हैं तो एनडीए को फायदा मिल सकता है। ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव की बैठक में निमंत्रण नहीं मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से उन्हें बैठक में आने की कोई खबर नहीं दी गई। अब तेजस्वी यादव की पारिवारिक बैठक है और किसी के घर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है इस मामले में। कैसे देख रहे हैं भाई? उनका अपना पारिवारिक बैठक है। अब किसी के घर में क्या कुछ हो तो क्या देखेंगे हम? वो उनका मामला है, वो अपने लोगों को लेकर बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तेजस्वी यादव के साथ हैं आप लोग? अब सवाल ये पैदा होता है गैर के साबदी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला। अब तेजस्वी जी को जाकर पूछ लीजिएगा, वो हमारी जरूरत है उनको जाकर पूछिएगा ना। लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने बिहार की 5 राज्यसभा सीट पर चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने जीत के लिए जरूरी आंकड़े भी एनडीए के पास होने का दावा किया है। बिहार में 5 सीट है राज्यसभा के लिए और 5 में 5 सीट हमारी एनडीए में के झोले में जाने वाला है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, संदेह नहीं है, और 5 का 5 सीट एनडीए में जाएगा। चाहे कुछ भी वो लोग करें, उससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव चाहे जितनी भी बैठकें कर ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस राज्यसभा के चुनाव में पता लग जाएगा कि तेजस्वी यादव के साथ कितने लोग हैं। 5 की 5 सीट एनडीए जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राज्यसभा में 5 सीट पे नितिन नवीन जी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, अपने शिवेश राम जी और रामनाथ ठाकुर जी, ये 5 जीतेंगे हमारे। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचे निशांत कुमार। निशांत ने वशिष्ठ नारायण सिंह का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह के स्वास्थ्य का भी निशांत कुमार ने हालचाल जाना है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं निशांत कुमार की, जो वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचे थे। पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। वशिष्ठ नारायण सिंह के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना है। तो लगातार से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार में एक्टिव दिख रहे हैं और एक एक करके नेताओं से मुलाकात भी हो रही है। पहले बैठक के जरिए सभी विधायकों से मुलाकात की, जिला अध्यक्ष से मुलाकात हुई, तो अब वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद निशांत ने लिया है।
और इसी बीच आपको बांका से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 मंजिले मकान के ऊपर हिस्से में आग लग गई है। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की घटना बताई जा रही है। घटनास्थल पर टीम पहुंची हुई है। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। बांका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 3 मंजिले मकान के ऊपर हिस्से में आग लग गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अगलगी की तस्वीर, जिसमें देखिए ऊंची लपटें आग की आपको नजर आ रही होगी। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की एक घटना बताई जा रही है। घटनास्थल पर अग्निशमन की टीम पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। पिछले 20 साल से बिहार के विकास को रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों से किया वादा वे नहीं भूले हैं। उन्होंने बिहार की समृद्धि का जो संकल्प लिया है उसे हर हाल में पूरा करने के लिए एक बार फिर समृद्धि यात्रा पर मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। सीएम की समृद्धि यात्रा का ये तीसरा चरण है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सुपौल से कर दी है। सुपौल को उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और आने वाले दिनों में विकसित बिहार बनाने का संकल्प फिर से दोहराया है। के लिए भी और काम किए थे हम लोग, वहीं पर कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो जानते हैं उस बार हो गया 10 लाख नौकरी तो हो गया, 10 लाख रोजगार की तरफ 40 लाख बर्बाद किया गया। अब उस तरह से 10-10 तो 20 ही रखा जी। अब 10 और 40 मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी हो गया। अब फिर अगले बार इसी साल के लिए हम लोगों ने 5 वर्षों में तय कर दिया है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए इस बार थोड़ा नौकरी और मिलेगा, सरकारी नौकरी को और भी मिलेगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। अब विभिन्न काम करते हैं, ये सब के सब काम करते हैं, ये सारे के सारे लोग आप सब लोगों के लिए, यहाँ के लिए भी, पूरे बिहार के लिए हर प्रकार से काम कर रहे हैं। अब कितना आगे बढ़ेगा आप साथ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जान लीजिए और केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और काफी कुछ हो रहा है। तो इन कामों से जिले को पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब आप जान लीजिए, अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इस बार जो हम 5 वर्ष का बता रहे हैं, और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और जान लीजिए देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जान लीजिए अब केंद्र का सहयोग और यहाँ जो भी काम हो रहा, इन सब चीजों से आप जान लीजिए इतना आगे बढ़िएगा और इतना अच्छा होगा कि इस देश में 4-5 जगह है बना हुआ, तो उसी तरह से बिहार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है। और जितना समझिए पहले कैसे गड़बड़ था उन लोगों के राज में, वो सब कोई था जी, आप याद करिए, उस सबको मत करिए किसी तरह से। वो सब कोई काम किया, 7 दिन में भाग गया था, हट गया था, तब अपना पत्नी को बना दिया था। आज तक कभी महिला को कुछ किया था, वो गड़बड़ कर दिया। याद करिए, याद रखिए। और हम लोग कितना महिलाओं को किए, सभी महिलाओं को जो किए जा रहे हैं, लड़कों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो ये शहर सब जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आज से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है। तीसरे चरण में आज पहला पड़ाव सुपौल था और इस मौके पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बातें कह दी। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने एक ही शर्त पर राज्यसभा जाने दिया है कि वे कभी बिहार और बिहार वासियों को अपने से दूर नहीं होने देंगे। विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने भी वादा किया है कि वे बिहार के विकास और सरकार को चलाने में अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी
ले लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे। संकल्प के कितने पक्के हैं अभी हमने आपको कहा। हम लोग सबने चाहा, लेकिन सबकी मान के इन्होंने कहा कि नहीं हमको राज्यसभा जाने दीजिए। लेकिन हम लोगों ने भी इनको जाने दिया है एक वादा लेके, और वह वादा यही है कि आपने कहा कि भले आप राज्यसभा चले जाइए, लेकिन बिहार और बिहार वासियों को कभी अपने से दूर नहीं समझिएगा। आप जही हैं वही हम लोग आपके साथ हैं, और आपको बिहार से, बिहार की राजनीति से और बिहार के सरकार से हमेशा मतलब रखना पड़ेगा और नेतृत्व देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आदत सी पड़ी है आपके नेतृत्व में काम करने। आपके नेतृत्व के बिना बिहार का कोई भी व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने वादा किया है कि हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन अधिकांश बिहार में ही रहेंगे और बिहार वासियों की खिदमत करते रहेंगे। हम लोगों ने भी इसी बात पर मान लिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। सरकार अपना काम करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि पलायन रोकने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार का जो सरकार का संकल्प है, उसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पूरा किया जाएगा और उनके मार्गदर्शन में ही बिहार को श्रेष्ठ बनाएंगे। नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार से जो लोग पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है। इसी बिहार में उनको चुन चुन कर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विजेंद्र बाबू को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम करता रहेगा। किशनगंज के चुरली पंचायत में 11 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। दौरे के दौरान पावर ग्रिड, बाईपास सड़क समेत कई योजनाओं का उद्घाटन और संभावित मेडिकल कॉलेज निर्माण का शिलान्यास होने की संभावना भी जताई जा रही है। अधिकारियों को सभी तैयारी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के जरिए अपने संकल्प को पूरा करेंगे। ये यात्रा बिहार के विकास, अमन और शांति के लिए है। लक्ष्य बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करना है। इसके साथ ही यात्रा से जेडीयू में नई ऊर्जा का संचार होगा। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जितनी यात्रा की पूर्ण किया, इस यात्रा को भी वो पूर्ण करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए और बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के जो उनका संकल्प है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई। लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया के धुरंधर और बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन पटना पहुंचे हैं। उनके पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर क्रिकेट प्रेमियों और प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। चैंपियन टीम का हिस्सा ईशान किशन की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा थी। ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी ईशान किशन को रिसीव करने पहुंची थी। टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर ईशान किशन ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद जताई कि ऐसे ही टीम इंडिया खेलती रहेगी और जीतती रहेगी।
जीतते रहे। बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं जितना अच्छा करूंगा और भी यंग बच्चे जो यहाँ से बढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेशन होगा। और मैं अपने तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने प्लेयर हर जगह से बढ़ सके बढ़ें। और अभी हम लोग ने वर्ल्ड कप खेला है तो इससे ये भी होता है कि आपको बस मेहनत करना है और कहीं से भी आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ नहीं, आगे बस रन बनाते रहना है, खेलते रहना है, जीतते रहना है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। प्राउड सिर्फ पूरे भारतीय दल की विजय पर नहीं, बल्कि ईशान किशन जैसे बिहार के बच्चे खेलकर भारत का नाम ऊंचा किए, बिहार का नाम सबसे गर्व से ऊंचा करने का मौका दिए। इसके लिए हम लोग को हार्दिक खुशी है। हम चाहते हैं कि बिहार के खिलाड़ी इसी तरह से बिहार को, भारत को विजय के उस मुकाम तक पहुंचाते रहे। एक खिलाड़ी हैं और अब खेल मंत्री बन गए हैं, तो निश्चित रूप से किस तरह से बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर व्यवस्था मिल सके, किस तरह से उनका मान सम्मान बढ़ाया जा सके, और इसके लिए हम पूरी तरीके से समर्पित हैं। नीतियों के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी करा रहे हैं। और आज उनको रिसीव करने एयरपोर्ट भी यही सोच के साथ आए थे। मैं ईशान को और उनके परिवार और साथ ही साथ उनके सपोर्ट स्टाफ को, तमाम भारतीय दल के खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ को, कोचेस को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और यही मंगल कामना कर। वहीं पटना एयरपोर्ट पर ईशान किशन को रिसीव करने पहुंची खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का भी दर्द छलक गया। शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह ने कहा कि जब वो पहला अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनकर बिहार आई थीं, तो पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने कोई नहीं पहुंचा था, जिनका उन्हें आज भी अफसोस है। ऐसे में आज जब वो खेल मंत्री हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो खिलाड़ियों को सम्मान दें, उन्हें रिसीव करें। भाषण में कहा है कि जब हम अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर आए थे, एयरपोर्ट पे जब आए थे, तो हर संघ के लोग आए अलग अलग राज्यों से और वो अपने अपने खिलाड़ियों को लेकर गए। लेकिन उस वक्त अफसोसजनक बात ये थी कि बिहार से मुझे लेने के लिए कोई नहीं आया था, रिसीव करने के लिए नहीं आया था। तो आज जब हमारी संख्या खिलाड़ी से हटकर खेल मंत्री की हो गई है, और अब जब मेरा ये दायित्व या जिम्मेदारी बनती है कि जब बिहार के बच्चे, बिहार के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके बिहार लौटे, तो मैं भी उनको जाके रिसीव करूं, वही मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है।